नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तलाक के बाद से बच्चे की कस्टडी किस तरह से मिलती है। जब कभी भी एक कपल अपने रिश्तों के दुखद स्थिति से दुखद स्थिति का सामना करता है, जब वो टूटने के कगार पर पहुंचने लगता है, तो चाहे पेरेंट्स में माँ हो या बाप हो, उनके ऊपर इस बात की बहुत ज्यादा चिंता होती है कि आखिर उनके बच्चे की परवरिश किस प्रकार से होगी और हमारा लॉ क्या कहता है। मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके भी बच्चे हैं और आप डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं या आपका डिवोर्स चल रहा है, तो आपको कैसे कस्टडी मिलेगा। कुछ केस लॉज के बारे में मैं बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा। दोस्तों देखिए, हमारे देश में दो लॉ ऐसे हैं जिससे कि हम डिवोर्स के बाद से बच्चे की कस्टडी को डील करते हैं। सबसे पहला लॉ है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 और दूसरा लॉ है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। बच्चे की उम्र कैसे तय होगी, यानी कि बच्चे की उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप यह तय करें कि उसकी कस्टडी किसे मिलेगी। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट उम्र जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपके बच्चे की उम्र 5 साल या उससे कम है तो उसको टेंडर एज बोला जाता है। और टेंडर एज में बच्चे की पहली और फॉरमोस्ट मतलब सबसे ज्यादा चांस है, 99% चांस यही है कि बच्चे की कस्टडी हमेशा मां के पास ही रहती है। और मां के पास कस्टडी रहेगी, इसका कुछ आधार भी है। उस आधार को जो एक्सप्लेन किया गया है वो हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 6A के अंतर्गत किया गया है। इस सेक्शन के अंतर्गत अदालत देखती है कि बच्चे का हित कहां है। माना जाता है कि बच्चे स्पेशली लड़कियों को अपने जैविक विकास के समय में मां की अधिक आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में पंजाब एंड हरियाणा की एक कोर्ट ने भी मां को कुदरत का अनुपम उपहार कहा है। एक अदालत ने तो यह भी कहा कि मां एक अनमोल तोहफा है, एक असली खजाना और एक बच्चे के लिए एक सच्ची हार्दिक शक्ति है। विशेष रूप से 13 साल की लड़की, 13 साल की उम्र की बढ़ती हुई लड़की जो जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण पर है, जिसमें जैविक रूप से उसे सोचने या उसके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, उस समय मां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चे का हित जहां होता है वहां पे वही देखा जाता है, वही सबसे ज्यादा कंसिडरेशन किया जाता है कि आखिर बच्चे का हित किस चीज में है। बच्चा ठीक से मां के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा, लेकिन हम बच्चे का हित मानेंगे क्या? तो बच्चे का हित मानने के लिए जरूरी है मानसिक रूप से बच्चे का विकास कहां हो सकता है ठीक से, शारीरिक विकास या पालन पोषण का उपयुक्त वातावरण किसके पास मिलेगा, आर्थिक सुरक्षा किसके पास मिलेगा। तो यह सब कुछ कंसीडरेशन करने के बाद से ही तय होता है कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। अब मान लीजिए कि मां अस्वस्थ है, फिजिकली वो ठीक नहीं है, वो हेल्दी नहीं है या अस्वस्थ है, वो देखभाल नहीं कर सकती या मानसिक रूप से वो अस्वस्थ है, तो फिर अगर बच्चा मां के पास कस्टडी में है तो किसको मिलेगा? तो यहां पे कहा जाता है, लॉ हमारा कहता है, उस स्थिति में बच्चे की कस्टडी मां की मां को यानी बच्चे की मां को यानी नानी को, या पिता की मां को यानी कि दादी को, या बहन को या बहन की बेटी को, मामी को, चाची को, या किसी अन्य महिला अभिभावक को भी मिल सकता है। या महिला अभिभावक ना हो तो पिता, दादा, भाई का बेटा, पिता के भाई का बेटा, इन लोगों को मिलता है। लेकिन पहली प्राथमिकता दी जाती है कि किसी भी बच्ची यानी कि किसी भी बेटी के परवरिश में किसी महिला को ही प्राथमिकता दिया जाता है। इसके अलावा केस टू केस यह बहुत कुछ वेरी भी करता है कि आखिर बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। अब आमतौर से सभी लोग जानते हैं कि बच्चे की कस्टडी जो है वो मां को ही मिलती है टेंडर एज में, यानी कि 5 साल से कम उम्र में अगर बच्चा है तो उसकी कस्टडी मां को ही मिलती है। लेकिन मैं आपको एक केस लॉज बता रहा हूं। रॉक्सन शर्मा वर्सेस अरुण शर्मा का केस है। इसमें जो कस्टडी मिली है वो फादर को कस्टडी मिली। इसमें जो है इस केस के पूरे मेरिट को तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस केस को अगर आप जाएंगे सर्च करेंगे
तो इस केस के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बच्चे की कस्टडी बेहतर तरीके से, बच्चे की परवरिश बेहतर तरीके से हो सकती है तो फादर के पास हो सकती है। इसी तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐसा निर्णय दिया जिसमें कि मां एडल्ट्री में थी और फिर भी बच्चे की कस्टडी जो है मां को दी गई। तो यह जो वेरी करता है केस टू केस। यदि आप इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज तो यह है कि आप इस सिचुएशन पे इसलिए आए हो, लड़ते झगड़ते डिवोर्स के स्टेज पे आ गए हो, तो आपको भी यही देखना चाहिए। उस वक्त यह नहीं देखना चाहिए कि बच्चा मेरे पास रहेगा या मां के पास रहेगा। उस वक्त आपको भी यही देखना चाहिए कि बच्चे की सही परवरिश कहां हो सकती है। अगर बच्चे की सही परवरिश आप खुद कर सकती हैं या पिता कर सकता है तो आपको उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए। और यदि आप खुद यह जजमेंट ले लोगे, अगर आपको खुद यह बात समझ में आ जाएगी कि बच्चे की परवरिश मेरे पास नहीं हो सकती, मां के पास हो सकती है, या मां को लगे कि पिता के पास हो सकती है, और जब आप खुद इस निर्णय पे पहुंच जाओगे तो आप कोर्ट में भी यह साबित कर दोगे कि बच्चे की परवरिश मेरे पास ठीक से हो सकती है या मां के पास हो सकती है, और कोर्ट में साबित होगा तो कोर्ट निर्णय ले सकता है। कोर्ट के पास यह विवेकाधिकार है कि कोर्ट निर्णय ले ले कि बच्चे की कस्टडी डिवोर्स के बाद से किसको दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।